सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब सही होंगे। चैनल पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में एक्चुअली हमारा सेकंड पार्ट है। जो हमने पहला पार्ट कवर करा था उसमें फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को कवर करा था हमने। इसमें हम थर्ड और फोर्थ चैप्टर को कवर करेंगे। पहली वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को छोटे से छोटा रखें। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो इसमें हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे मोशन ऑफ द अर्थ एंड चौथा चैप्टर पढ़ेंगे मैप्स। बहुत इजी चैप्टर है, छोटे छोटे चैप्टर, एक दो कॉन्सेप्ट होंगे इनमें बस हार्ड से। हार्ड भी क्या होंगे, सिंपल होंगे, बस एक बार समझता है। बाकी वीडियो लंबी हो गई थी, इस वीडियो को थोड़ा जल्दी ख़त्म करना है। ख़त्म क्या करना है, आपको अच्छे से समझाना है और थोड़ी छोटी वीडियो भी बनानी है, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं मोशन ऑफ द अर्थ से। चैप्टर 3 आपका देखिए बहुत सिंपल है। अर्थ जो है दो टाइप के मोशन करता है। मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करा था इसके बारे में। अर्थ दो टाइप के मोशन करता है। पहला है रोटेशन। रोटेशन मतलब अपनी एक्सिस पे घूमना, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। रोटेशन मतलब अपनी एक्सिस पे घूमना, जिसको अर्थ कितने टाइम में करता है, 24 घंटे में। दूसरा होता है रेवोल्यूशन। ये एक सेलेस्टियल बॉडी है, सपोज करिए सन है। ये इसके आसपास अर्थ घूम रही है। तो ये जब यहाँ से इसने शुरू करा और यहीं पे इसने आगे ख़त्म कर दिया, इसका मतलब इसने एक रेवोल्यूशन पूरा कर लिया। ओके, इसे ही बोलते हैं हम रेवोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब अर्थ जो रोटेशन करती है उसका 24 घंटे का रोटेशन है और 365 डेज़ एंड 6 आवर्स का उसका रेवोल्यूशन है, ठीक है। रेवोल्यूशन होता है जब एक सेलेस्टियल बॉडी दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ के अराउंड घूमती है, फिर दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड घूमती है, किसी कोई प्लैनेट जो है स्टार के अराउंड घूमता है। प्लैनेट स्टार सभी सेलेस्टियल बॉडी है, तो इसलिए मैंने अपनी डेफिनेशन में सेलेस्टियल बॉडी का ही इस्तेमाल करा है, ठीक है। आप भी ये लिख सकते हैं ज़रूर। अब देखिए इधर एक कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटल प्लेन का। ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है समझिए। अर्थ की जो ऑर्बिट है ना, ये देखिए ये सन है आपका और ये आपकी अर्थ की ऑर्बिट है ऐसी गोल। सपोज़ करिए यहाँ पे आपका अर्थ है, तो इधर आपको दिख रही होगी इसके सेंटर से एक लाइन जा रही है, ये वाली है ना, यही हमारी ऑर्बिटल प्लेन है, ठीक है। ये देखिए ये इधर बनाई गई है। ये मैंने आपकी बुक से ही ली है इमेज, आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा इसमें। अर्थ अपने ऑर्बिटल प्लेन पे 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, ओके। लेकिन अर्थ अपने एक्सिस पे कितना झुका हुआ है, अगर हम इसकी बात करेंगे ना, तो अर्थ अपनी एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। 23.5 डिग्री। ये देखिए ये साउथ पोल इधर है, नॉर्थ पोल इधर है, तो ये वाला जो एंगल है ये 23.5 डिग्री का है। ऑर्बिटल प्लेन के साथ कितने का बना रही है, 66.5 डिग्री। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपकी बुक में एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। एक सेकंड मैं इसको मिटा दूँ, फिर मैं आपको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन समझाता हूँ। सो देखिएगा यह आपकी अर्थ है, ठीक है। इसके बीच में ये ऐसी झुकी हुई है, नॉर्मली अर्थ झुकी हुई है। इसके बीच में जो यहाँ से एक लाइन जाती है, अब देखिए सूरज की रोशनी इधर से पड़ेगी, इस वाले हिस्से से पड़ेगी सूरज की रोशनी इस पर, तो इधर जो है दिन रहेगा। क्योंकि एक सेकंड मैं क्लियर बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इधर जो है दिन रहेगा इस वाले हिस्से में, और इस वाले हिस्से में रात रहेगी। सो जो लाइन इसको डिवाइड करती है, जहाँ पे एक बार दिन रहेगा और एक जगह रात रहेगी, उस लाइन को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन या फिर उस सेमी सर्कल को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। आपकी बुक में इसका डायग्राम बहुत अच्छे से दे रखा है, आप बना लीजिएगा, उसमें से देख के आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ तक क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर। अच्छा, आपके दिमाग में भी कभी क्वेश्चन आया होगा बचपन में, आपकी चौथे साल में 366 दिन क्यों होते हैं, फरवरी में एक दिन कहाँ से एक्स्ट्रा आ जाता है। तो देखिए उसका जवाब आपको अभी मिलने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अर्थ अपने डिग्री पे अर्थ जो है सन के चक्कर कितने देर में लगाता है, 365 डेज़ एंड 6 आवर्स में लगाता है। एक्चुअल में हमें 365 डेज़ बताया जाता है, लेकिन एक्चुअल में वो 365 डेज़ एंड 6 आवर्स में लगाता है, ठीक है। 365 डेज़ एंड 6 आवर्स, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 365 डे एंड 1/4, या फिर 365 एंड 1/4 डे, ओके। सो आगे बढ़ते हैं अभी। सो देखिए क्या होता है ना, 365 डेज़ है और 6 घंटे हैं एक साल के। अगले साल कितने हो जाएंगे, 365 डेज़ एंड 12 घंटे, है ना। अगले एक साल का 365 डेज़ एंड 6 घंटे, प्लस दूसरे साल 365 डेज़ एंड 6 घंटे, तीसरे साल 365 डेज़ एंड 6 घंटे, चौथे साल 365 डेज़ एंड 6 घंटे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है,
6 + 6 + 6 + 6 कितना हुआ? 12, 24 घंटे, है ना। और 24 घंटे का मतलब एक दिन। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि मैं इधर क्या कहना चाहता हूँ। जो मैं इधर कहना चाहता हूँ वो काफ़ी साफ साफ है कि 6 आवर्स जो है हर साल बचते हैं। चौथे ईयर में वो 24 घंटे बन जाते हैं। 24 घंटे का मतलब होता है आपका एक दिन, ठीक है। दैट्स हाउ इट मेक्स एन एक्स्ट्रा डे इन अ लीप ईयर एंड वी गेट 366 डेज़। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। आई होप आपको लीप ईयर का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। आप अपने घर में भी इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं कि लीप ईयर क्या होता है, ठीक है। अब ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, द कॉन्सेप्ट ऑफ सीजन्स। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है शायद, पर काफ़ी इजीली मैं समझा दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ सीजन्स। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो देखिए सीजन्स होते क्यों हैं। बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट सीज़न है हमारे, 4 मेन सीज़न है, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ठीक है। समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। देखिए कईयों को लगता है कि जो सीजन्स है ना ये इसलिए होते हैं क्योंकि अर्थ जो है सन से दूर चली जाती है या फिर अर्थ सन के पास आ जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाँ एक्चुअली अर्थ जाती है सन से दूर और सन के कभी कभी थोड़ा सा पास आ जाती है, ज़्यादा पास भी नहीं, ना ही ज़्यादा दूर जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो रीज़न नहीं है अर्थ पे सीजन्स आने के लिए, ठीक है। अभी हम रीजन्स पढ़ें। देखिए मैं आपको इमेज से ही समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अर्थ अपने एक्सिस पे कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री, है ना। 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अभी देखिए इस समय यह टाइम है 21 जून का। 21 जून को क्या होता है, 21 जून अभी गई है पिछले महीने ही। 21 जून को क्या होता है कि नॉर्थ पोल जो है ना अर्थ का, वो सन की तरफ झुका होता है। इसका मतलब सन की डायरेक्ट रेज नॉर्थ पोल या फिर मैं बोलूँ तो नॉर्थ वाले हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ये वाला हेमिस्फेयर है, इतने हिस्से में ज़्यादा पड़ेगी, इतने हिस्से में ज़्यादा पड़ेगी, है ना। क्या होगा कि इतने हिस्से में ज़्यादा गर्मी होगी, है ना, इतने हिस्से में ज़्यादा गर्मी होगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक सेकेंड, ओके। इतने ज़्यादा गर्मी होगी। अब इतने हिस्से में ज़्यादा गर्मी होगी तो इसके जो निचले वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, अब ये तो सन की तरफ नहीं है, यहाँ पे इस समय सर्दी होगी। साउथ हेमिस्फेयर में सर्दी, नॉर्थ हेमिस्फेयर में इस समय गर्मी होगी, ठीक है। इसीलिए होता है समर, ठीक है। और 21 जून को क्या होता है कि सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है? 21 जून को, ठीक है। इस दिन नॉर्थ हेमिस्फेयर डायरेक्टली झुका हुआ होता है। इस दिन डायरेक्ट जो सन की रेज होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पड़ रही होती है। और अर्थ कहाँ पर आता है आपको पता ही होगा, अर्थ के बीचों बीच से निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा समर सॉल्स्टिस। इसलिए हमारे अर्थ पे गर्मी इसीलिए पड़ती है, क्यों? अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो क्या बोलते हैं, सन की तरफ झुका हुआ होता है। हाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, पूरी अर्थ पे गर्मी नहीं होती इस समय। जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पे डायरेक्ट रेस पड़ रही होंगी, यहाँ पे नहीं पड़ती है, यहाँ पे विंटर होता है इस समय। जिस समय हम यहाँ पे गर्मियाँ मना रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले वो सब विंटर मना रहे होते हैं उस समय, ठीक है। और समर सॉल्स्टिस के टाइम पर ही ये जो नॉर्थ पोलर डायरेक्टली झुका हुआ है, तो ये जो नॉर्दर्न रीजन होगा ना, यहाँ पे जितने भी रीजन होंगे आर्कटिक सर्कल से पार, वहाँ पर इस समय क्या होगी, वहाँ पर इस समय गर्मी होगी। मतलब वहाँ पर 6 महीने तक दिन और रात हमें नहीं देखने को मिलेगा, केवल और केवल दिन देखने को मिलता है हमें लगातार 6 महीने के लिए, ठीक है। समर आपका क्लियर हो गया होगा, विंटर आपको समझा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन की इस वाली पोजीशन, अर्थ की इस वाली पोजीशन को समर सॉल्स्टिस बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही विंटर में भी सेम यही होता है, इसे विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं। 22 दिसंबर को ये देखने को मिलता है। 22 दिसंबर को क्या होता है, देखिए सन की जो डायरेक्ट रेज होती है ना, वो किधर पड़ रही होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ठीक है। सन की डायरेक्ट रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही होती है। इससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो आसपास का इलाका होता है वो इस समय बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। नॉर्थ पोल इस समय सन की तरफ झुका हुआ होता है, साउथ पोल सन की तरफ झुका हुआ होता है, ठीक है। तो सदर्न रीजन में मेनली ज़्यादा गर्मी इस समय देखने को मिलती है। इसी पे एक फैक्ट है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है, यहाँ पे हम सर्दियों में जो मनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको विंटर और समर क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। हाँ जैसे समर सॉल्स्टिस में इधर गर्मी थी तो इधर सर्दी, सेम विंटर सॉल्स्टिस में अगर इधर सर्दी होगी तो इधर गर्मी होगी, है ना।
यहाँ पे गर्मी है तो इधर सर्दी होगी ना, इंडिया में इस समय सर्दी है ना, ऑस्ट्रेलिया में इस समय गर्मी होगी, इस समय नहीं, मतलब जब हमारे यहाँ विंटर आ जाएगा, ठीक है। सो ये था समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस। अब बात करते हैं इक्विनॉक्स की। देखिए हमने 2 पॉइंट्स तो देख लिए, सामने सामने अर्थ के सन के। अब ऊपर नीचे की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा साउथ पोल है, इस पर सनरेज डायरेक्ट पड़ती है, यहाँ पे हमारे नॉर्थ पोल पर सनरेज डायरेक्ट पड़ती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है इक्विनॉक्स में, ठीक है। इसकी डेट याद रख लीजिएगा, 21 मार्च एक इक्विनॉक्स होता है, दूसरा इक्विनॉक्स होता है 23 सितंबर को, ठीक है। एक बार आगे इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा काफ़ी अच्छे से। तो देखिए वी हैव 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हेयर, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स, है ना। अभी मैंने आपको समर सॉल्स्टिस समझा दिया, यहाँ से आप लिख सकते हैं, इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको विंटर सॉल्स्टिस समझाया, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। समर सॉल्स्टिस समझ में आ जाएगा तो विंटर सॉल्स्टिस अपने आप समझ में आ जाएगा। थर्ड आता है इक्विनॉक्स। ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर डायरेक्ट रेज ऑफ सन्स फॉल ऑन द इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर पे डायरेक्ट रेज पड़ रही होती है इस समय। एट दिस पोजीशन नाइदर ऑफ द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द अर्थ। इस समय इधर सन आना था, ठीक है, इधर सन लिख लीजिएगा आप, इधर सन आना था, ओके। सो क्या बोलते हैं, इस समय ना पूरे अर्थ पे सेम ही टेम्परेचर हो रहा होता है, या फिर मैं बोलूँ सेम ही वेदर होता है, इक्वल डेज होते हैं, इक्वल नाइट्स होते हैं, ठीक है। यही होता है ऑटम और स्प्रिंग में। 23 सितंबर को ऑटम होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और स्प्रिंग होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, 23 सितंबर को। और 21 को, अब देखिए 23 को ऑटम है नॉर्थ सितंबर में, 23 सितंबर को ऑटम है नॉर्थ हेमिस्फीयर में। सो वैसे ही 21 मार्च को ऑटम होगा सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। लिख लीजिएगा, इसे क्लियर हो जाएगा अपने आप ही आपको, ठीक है। सो पहला चैप्टर बस इतना ही है, यही इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी। चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, बिना कोई टाइम वेस्ट। जैसा कि मैंने आपको बोलता, पिछला वाला चैप्टर छोटा सा था, कुछ ही टॉपिक्स थे उसमें जो कि हमने समझ लिए हैं। वीडियो में छोटी ही बनानी है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, तभी तो टाइम सेविंग कोर्स बोला जाएगा इसे, ठीक है। सो अब पढ़ते हैं चैप्टर 4 मैप्स की तरफ। देखिए मैप होता क्या, हमने मैप क्या देखा है, एक पेपर होता है, उस पर कंट्रीज़ के मैप बने रहते हैं, स्टेट्स के मैप बने, इंडिया का मैप होता है ना, वर्ल्ड मैप होता है ना, सेम वैसे ही, ठीक है। इसको अगर डिफ़ाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन, एक रिप्रेजेंटेशन है अर्थ के सरफेस का, ठीक है। अर्थ का कोई सा भी सरफेस, कोई सा भी अर्थ के सरफेस का पार्ट, या तो सरफेस या तो सरफेस का पार्ट, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ऑन अ फ्लैट सरफेस, ठीक है। इसकी जगह आप पीस ऑफ पेपर भी लिख सकते हैं, लेकिन फ्लैट सरफेस लिखेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, ठीक है। सो ये होता है आपका मैप। अब देखिए मैप होते कितने टाइप के हैं, मैप 3 टाइप के होते हैं बेसिकली। पहला होता है हमारा फिजिकल, दूसरा होता है पॉलिटिकल मैप, तीसरा होता है थेमेटिक मैप। जो हमसे ज़्यादातर स्कूल में मंगवाया जाता है वो हमारा फिजिकल मैप ही होता है, आई मीन पॉलिटिकल मैप होता है, ठीक है, जिसमें स्टेट्स की बाउंड्री होती है। आपकी हिस्ट्री की बुक के पीछे भी एक पॉलिटिकल मैप बना हुआ है, ठीक है, जिसमें स्टेट्स की बाउंड्री दिखा रखी है। सो देखिए फिजिकल मैप क्या होता है ना, इसमें फिजिकल फीचर्स होते हैं। फिजिकल फीचर्स क्या होते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, प्लेट्यू। प्लेन्स, प्लेट्यू अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि बस आपका अगला चैप्टर ये है। ऐसा समझ लीजिए कि प्लेन्स जो होती हैं वो आपकी फ्लैट लैंड्स होती हैं, प्लेट्यू जो होती है वो आपकी उठी हुई ज़मीनें होती हैं, जो ज़मीन से बहुत, जो नॉर्मल ज़मीन के लेवल से बहुत ज़्यादा उठी हुई होती है, जैसे पहाड़ होते हैं ना वैसे ही। बस प्लेट्यू और पहाड़ में इतना डिफरेंस होता है कि पहाड़ ऊपर से नोकीले होते हैं, प्लेट्यू जो होता है वो बस उठी हुई ज़मीन होती है, ऊपर से भी वो ज़मीन होती है, नीचे से भी ज़मीन होती है, बस बीच में उठी हुई होती है काफ़ी ज़्यादा, ओके। सो फिजिकल मैप आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। इसमें फिजिकल फीचर्स होते हैं, फिजिकल फीचर जैसे माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, प्लेट्यू, ठीक है, आपकी बुक में बना रखा है इसे। और अब अगले मैप की तरफ बढ़े तो हमारा आता है पॉलिटिकल मैप। देखिए पॉलिटिकल मैप क्या होता है, दोज मैप विच शोज सिटीज़, विलेजेस, स्टेट्स, कंट्रीज़ विद देयर बाउंड्री, ठीक है, स्टेट एंड कंट्रीज़ विद देयर बाउंड्री, है ना, होता है ना। आपकी बुक में भी मैप है, हिस्ट्री की बुक में लास्ट पेज पे मैप है, ज्योग्राफी में 3-4 मैप है शायद, या फिर उससे भी ज़्यादा होंगे। तीसरा होता है हमारा थेमेटिक मैप, ये हमने कभी नहीं सुना, ये हमने कभी देखा भी नहीं है। देखिए दोज मैप विच फोकस्ड ऑन रोड्स, ट्रीज, वेल, हाउसेज एक्सेट्रा, जो रोड्स पे, कुओं पे, पेड़ पौधों पे जो नॉर्मल घर बने रहते हैं, किसी एरिया का जो मैप होता है, छोटे से एरिया के जो मैप जो होते हैं उन्हें थेमेटिक मैप बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा रोड होते हैं, ठीक है, ट्रीज़
कुएँ, हाउस, ये सब होते हैं नॉर्मल चीज़ें जो हमारी होती है, ठीक है, उसे थीमेटिक मैप बोलते हैं। आपकी बुक में बने हुए हैं, आप देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मैप। कंपोनेंट्स ऑफ मैप, ठीक है, मैप के कंपोनेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनसे मैप बनता है। ये अगर कंपोनेंट्स नहीं होंगे तो हम किसी मैप को मैप नहीं बोलेंगे, ठीक है, मतलब वो मैप बस एक ड्राइंग है, ये एक स्केच है बस, ठीक है, अदरवाइज़ वो मैप तो नहीं होगा बिल्कुल भी। सो देखिए 3 मेन कंपोनेंट्स हैं हमारे, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस क्या, अब मैप पे जो, अगर आपका जो मैप है उस पर एक इंडिया का मैप बनाया जाता है, ठीक है, एक पेपर है उस पर इंडिया का मैप बनाया गया नॉर्मली। जितना वो पेपर पे इंडिया का मैप है, एक्चुअल में इंडिया उससे कई ज़्यादा बड़ा है ना। तो उस डिस्टेंस को कम कैसे करा जाता है, उसके यूज़, किस चीज़ का यूज़ करा जाता है इस डिस्टेंस को कम करने के लिए। सेकंड आता है हमारा डायरेक्शंस। डायरेक्शंस तो आपको पता ही होंगी, पिछले वीडियो में बताया था, नॉर्थ, साउथ, और ये आपका आ गया ईस्ट, और ये आपका वेस्ट है ना, ये मैंने डायरेक्शन आपको पिछली वीडियोज़ में बताई थी। और तीसरा चीज़ आपकी आ गई, एक सेकेंड, तीसरी चीज़ आपकी आ गई सिंबल, ठीक है। सिंबल मतलब यही जो रोड्स के सिंबल हो गए, ठीक है, थीमेटिक मैप में ज़्यादा यूज़ होता है सिंबल वाला, ओके, सिंबल का यूज़ थीमेटिक मैप में ज़्यादा होता है। चलिए अब एक एक करके इन तीनों चीज़ों को पढ़ते हैं, तीनों कंपोनेंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका आता है डिस्टेंस। तो देखिए इसकी बहुत सिंपल मैंने डेफिनेशन लिखी है, टू शो अ लार्ज स्केल, एक्चुअली डेफिनेशन नहीं, एक पॉइंट लिखा है बहुत सिंपल लैंग्वेज में, टू शो अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड वी यूज़ स्केल ऑन मैप, ठीक है। एक बहुत बड़े एरिया को दिखाने के लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो ये देखिए आप ही की बुक से मैंने ये वाली इमेज उठाई है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है, यही होता है आपका स्केल। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 1 सेंटीमीटर ऑन ग्राउंड, 1 सेंटीमीटर ग्राउंड पे, सॉरी 1 सेंटीमीटर मैप पे 10 मीटर्स के इक्वल होगा, किसके, ग्राउंड के जो 10 मीटर्स है उसके इक्वल, ठीक है। मैप का 1 सेंटीमीटर मतलब ग्राउंड के 10 मीटर। इसको यूज़ करने के लिए काफ़ी मशीनरीज़ का यूज़ होता है, मशीनरीज़ मतलब काफ़ी एक हाई टेक्नोलॉजिकल टूल्स का यूज़ होता है इस चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि स्केल बनाना इतना आसान नहीं होता है। इससे हम बता सकते हैं कि ठीक है, मतलब यहाँ से जो आपका जैसे सपोज़ करिए जहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो एक्चुअल में कितनी बड़ी लाइन होगी एक ग्राउंड में, ये 50 मीटर की होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्केल क्या होता है, ठीक है। इधर से आप डेफिनेशन भी इसकी लिख सकते हैं, बहुत सिंपल डेफिनेशन बताई है मैंने। स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन, रेशियो मतलब वही कि 1 सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर 5 मीटर है, 1 सेंटीमीटर 5 मीटर है तो 2 सेंटीमीटर 10 मीटर होगा, 3 सेंटीमीटर 15 मीटर होगा, यही रेशियो है, ठीक है, कि इधर से भी जितना बढ़ रहा है उधर से भी उतना ही बढ़ रहा है, सेम एक कह सकते हैं आप सेम रेशियो में बढ़ रहा है, ठीक है। सो ये था आपका रेशियो, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। इट इज़ द रेशियो बिटवीन, एक सेकेंड, अरे यार क्या आ जाता है बार बार, हाँ, स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑन ग्राउंड एंड डिस्टेंस शोन ऑन मैप, ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आपकी बुक में भी ऐसे ही कुछ है, ठीक है। इधर मैंने एग्जांपल के साथ समझाया है, द डिस्टेंस बिटवीन स्कूल फ्रॉम योर होम, तुम्हारे घर से लेके तुम्हारे स्कूल का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, तो आप 10 किलोमीटर एक्चुअल में तो बना नहीं पाएंगे भाई मैप में। अगर आपको बोला कि मैप बनाओ अपने स्कूल से अपने घर का, तो 10 किलोमीटर आप बना नहीं पाएंगे मैप में। आप क्या करेंगे, स्केल का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर का आप एक स्केल लगा देंगे, ठीक है, ऐसे कुछ समझ के ऐसे बनाया जाता है। और अगर स्केल मैप पे नहीं दे रखा तो वो मैप बस एक ड्राइंग है, वो मैप बस एक स्केच बन के रह जाएगा, ठीक है। वो एक्चुअल में आप कभी भी नॉर्मल मैप खरीदिएगा ना तो उस पर स्केल हमेशा बने रहते हैं, ठीक है। दूसरा स्केल में ही एक और चीज़ आती है, देखिए 2 टाइप के स्केल होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका स्मॉल स्केल मैप, दूसरा होता है आपका लार्ज स्केल मैप। स्मॉल स्केल मैप क्या होते हैं समझिएगा इसको, ठीक है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखिए जब बहुत बड़े एरिया को, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया को हम कभी छोटे से मैप पे दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया सपोज़ करिए आप कॉन्टिनेंट है, पूरा कॉन्टिनेंट, जैसे एशिया है ना, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, उसको अगर हम मैप पे दिखाएंगे
तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके स्केल को काफ़ी ज़्यादा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। उसका जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड पे, उसको बहुत छोटा करके हमें मैप पे लाना पड़ेगा, है ना। उसी को हम बोलेंगे स्मॉल स्केल मैप। व्हेन लार्ज एरिया लाइक अ कंट्री और कॉन्टिनेंट इज शो ऑन पेपर देन वी यूज स्मॉल स्केल, ठीक है। मीन्स वेरी रिड्यूस स्केल, हम बहुत कम कर देते हैं स्केल को। और लार्ज स्केल क्या होता है, जब किसी छोटे एरिया को बड़े पेज पे दिखाया जाए, आई मीन जब किसी छोटे एरिया को दिखाया जाए नॉर्मल पेपर पे, उसका स्केल बड़ा होता है, समझ गए आप, ठीक है। क्लियर रहिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। स्मॉल स्केल मतलब जब किसी बड़े एरिया को छोटे में दिखाया जाए, लार्ज स्केल मतलब जब किसी छोटे एरिया को एक नॉर्मल मैप पे बड़े स्केल पर दिखाया जाए, ठीक है। ये होते हैं स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल मैप। आई होप आपको स्केल समझ में आ गया होगा, डिस्टेंस क्लियर। आगे बढ़ते हैं डायरेक्शन की तरफ। डायरेक्शन बहुत छोटा सा है, अगले छोटे छोटे टॉपिक है बस सारे, और ये वाला चैप्टर भी आपका जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए डायरेक्शन मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। ये आपका नॉर्मल कंपास है, कंपास अभी मैं कंपास ही बताऊँगा क्या होता है। इधर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट, ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। नॉर्थ ऊपर की ओर, ईस्ट इस साइड, साउथ नीचे की ओर, वेस्ट इस साइड होता है हमारा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको। सो चलिए, यही मेन 4 डायरेक्शन है, ठीक है। और इन्हीं 4 डायरेक्शन को कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं। इस चीज़ को लिख लीजिएगा अपनी बुक में, इन्हीं 4 डायरेक्शन को कार्डिनल पॉइंट बोलते हैं। और इनके अलावा जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो इसको हम बोलते हैं इसके बीच का जो डायरेक्शन है, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शन। समझिएगा इस चीज़ को क्या है। यह आपका नॉर्थ है, यह आपका साउथ है, यह आपका ईस्ट है, यह आपका वेस्ट है। एक डायरेक्शन आ गई इधर से, एक आ गई इधर से, एक आ गई इधर से, एक आ गई इधर से, ठीक है। मतलब इनके बीच बीच से ये क्या हुई आपकी नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो नॉर्थ ईस्ट। ये होगी हमारी साउथ ईस्ट, ये होगी हमारी साउथ वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट। हम नॉर्थ और साउथ को ही पहले पढ़ते हैं, ठीक है। साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इधर मैंने आपकी लिखी हुई है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ओके। सो लिख लीजिएगा इस चीज़ को, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन तो क्लियर हो गया, अब क्या बचा है, एक ही चीज़ बचा है, वो है सिंबल, ठीक है। सिंबल पे भी पढ़ लेते हैं। हाँ, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। देखिए, जो इंस्ट्रूमेंट डायरेक्शन को नापने के लिए यूज़ करा जाता है, फिर डायरेक्शन को पता करने के लिए यूज़ करा जाता है, वो एक कंपास होता है। आपकी बुक में फिगर 4 बना हुआ है, ठीक है। ऐसा एक गोल्ड कलर का होता है, उसके बीच में एक ऐसी निडल होती है, इधर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ लिखा रहता है, ठीक है। सो उसका यूज़ करते हैं हम डायरेक्शन पता करने के लिए, ठीक है। वो हमेशा नॉर्थ पे रहती है। सपोज़ करिए अगर आप उसको घुमाएंगे ना, तो वो ईस्ट पे भी घूम जाएगी। इसका मतलब आपके ईस्ट पे, या फिर मैं बोलूँ कि ईस्ट पे घूम जाएगी, इसका मतलब आपको ईस्ट पे मुड़ना है। बेसिकली आपको जाना होता है नॉर्थ की साइड, ठीक है। तो वो आपको कंपास बताएगा कि आपको आपका जो नॉर्थ है एक्चुअल में वो किस साइड है, ठीक है। सो कभी अब सपोज़ करिए आप अभी आगे देख रहे हैं, सामने आपके नॉर्थ हुआ, ठीक है। सपोज़ कर लीजिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम मान लेते हैं सामने नॉर्थ हुआ, तो पीछे क्या होगा, पीछे आपके साउथ हो जाएगा, है ना। आप इधर खड़े हैं, इधर आपके सामने नॉर्थ हुआ, पीछे साउथ हो जाएगा। अब आप घूम गए, अब आपके तो सामने नॉर्थ हो गया ना, लेकिन नॉर्थ तो एक्चुअल में उधर है ना। तो कंपास इसी को फाइंड करता है कि भैया तुम्हें नॉर्थ पे जाना है, तुम उधर गलत जा रहे हो, तुम इधर साउथ पे जा रहे हो, तुम्हें नॉर्थ पे ही जाना है, तुम घूम जाओ उल्टा, ठीक है। ऐसा कुछ काम होता है कंपास का, ठीक है। अब तीसरा कंपोनेंट है हमारा सिंबल। देखिए, किसी भी, देखिए स्केल तो हमने यूज़ कर लिया है डिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। सिंबल जो होता है ना, वो होता है, अब देखिए स्केल क्या होता है, स्केल जो होता है डिस्टेंस को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। लेकिन बिल्डिंग्स को तो रिड्यूस नहीं करेगा ना, रिवर को तो रिड्यूस नहीं करेगा ना, रिवर को तो छोटा नहीं बना सकता है स्केल। रिवर को स्केल से नहीं दर्शा सकते, हम केवल और केवल उसकी बाउंड्री, उसके पैरामीटर को ही दर्शा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बिल्डिंग्स और रिवर्स को जो छोटा करता है, ब्रिजेस को जो छोटा करता है, उसको छोटा करके कैसे दिखाते हैं, सिंबल की मदद से, ठीक है। उसको हम छोटा करके ऐसे दिखाते हैं सिंबल की मदद से। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सिंबल का यूज़ क्या होता है। अब देखिए, आपकी बुक में कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, ठीक है। ये वाले सिंबल, इनको याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड में जूम कर देता हूँ, ओके। सो इन सिंबल्स को याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, देखिए, देयर आर सम यूनिवर्सल सिंबल्स,
देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू यूज़ द सिंबल, दिस सिम्बल्स आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल। ठीक है, पेपर में आ सकता है, ये डेफिनेशन आ सकती है कन्वेंशनल सिंबल की। सो देखिए कुछ सिंबल्स है जिनको यूनिवर्सली प्रूव कर दिया गया है कि हाँ, या फिर कह सकते हैं यूनिवर्सली मान लिया गया है कि ठीक है, अगर मैं ऐसी लाइन बनाऊंगा तो उसका मतलब होगा ब्रॉड गॉज, मतलब उसके मतलब होगा चौड़ी पट्टी वाली रेल। अगर मैं ऐसी 2 लाइनें बनाता हूँ तो उसका मतलब होगा कि पक्की रोड, समझे। अगर मैं ऐसे ही कोई ड्राइंग बनाता हूँ तो उसका मतलब रिवर ही होगा। ठीक है, ये केवल इंडिया में नहीं, अगर आप विदेश में जाते हैं और कोई मैप बनाते हैं, मैप में अगर आप ऐसा गोल बना देते हैं, ऐसा जो नीला नीला बना देते हैं, उसका मतलब रिवर ही होगा, समझ जाएंगे। ठीक है, वो लोग, यही होता है हमारे यूनिवर्सल सिंबल। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोल दिया कि अगर कोई से भी सिंबल का एग्रीमेंट हो गया, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जैसे ये, अगर इसका इंटरनेशनल एग्रीमेंट हो गया कि इसका मतलब कड़ी चावल है, तो इसका मतलब हर जगह कड़ी चावल ही हो जाएगा, समझ गए। ये होता है कन्वेंशनल सिंबल, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिएगा और एक बार इन सिंबल्स को ना याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। देखिए रेलवे लाइन के लिए कौन कौन से सिंबल हैं, ये इसे ब्रॉड गॉज मतलब चौड़ी पट्टी, जिनके जो पटरी होती है उनके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस होता है। ये होता है मीटर गॉज, जिनके बीच में कम डिस्टेंस होता है। ये होता है रेलवे स्टेशन, RS, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म, समझ जाएंगे आप। ये मेटल्ड मतलब पक्की रोड, अनमेटल्ड मतलब कच्ची रोड। ठीक है, इनके भी सिंबल आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। बाउंड्री, इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री थोड़ी सी पतली होती है। डिस्ट्रिक्ट मतलब स्टेट के अंदर जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, ठीक है, उनकी बाउंड्रीज़ को इससे दर्शाया जाता है। रिवर के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। टैंक के, वेल के लिए, वेल मतलब कुएँ के लिए इसका, टैंक, कैनाल, ब्रिज। ठीक है, सो ऐसे ही टेम्पल, चर्च, और ये मस्जिद, छतरी। ठीक है, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, PTO, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, जो कॉल वॉल वाला होता है, और पुलिस स्टेशन। ठीक है, ये सेटलमेंट मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, बेसिकली घर। फ्री फायर आप अगर खेलते होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, ऐसे उसमें घर दिखते हैं जब आप ऊपर से प्लेन से कूद रहे होते हैं, फ्री फायर या फिर PUBG में। आजकल तो इंडियन PUBG आ रही है, उसमें भी। और ये होता है ग्रेवयार्ड मतलब शमशान घाट। उसके बाद ट्रीज़ एंड ग्रास। ठीक है, इसको ऐसे नॉर्मली दर्शाया जाता है। ये आपके सारे यूनिवर्सल सिंबल्स हैं, कन्वेंशनल सिंबल्स इन्हें बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं बस आपके छोटे छोटे। उससे पहले एक बार ये वाला मैप देख लीजिए। ठीक है, इसको आप खुद से फिल करिएगा, मैं छोटा छोटा बता दे रहा हूँ। ये मीटर गॉज है, ये ब्रॉड गॉज है, ठीक है, ये सेटलमेंट्स है, ये ट्रीज़ हैं। बाकी आप खुद ही फाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी है, इतना हार्ड नहीं, और पेपर में भी पूछा जा सकता है कि इस सिंबल का मतलब बताइए। ठीक है, सो याद करना ज़रूरी है। ओके, तो चलिए अब 2 टॉपिक बचे हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं, चैप्टर ख़त्म उसके बाद। सो 2 टॉपिक बचे छोटे छोटे, स्केच और प्लान। स्केच क्या होता है, देखिए बहुत ईजी है स्केच एक्चुअल में। ठीक है, एक रफ़ ड्राइंग बिना किसी स्केल के, अगर आप कोई मैप बनाते हैं उसमें आप अगर स्केल नहीं देते ना, तो वो केवल एक स्केच है। ठीक है, जो नॉर्मली आप बनाते रहते होंगे, अगर शायद नहीं बनाते तो बनाइएगा। ठीक है, इंडिया का मैप ट्राई करिएगा, अगर एक बार बना लेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, यही होता है हमारा स्केच। आपकी बुक में तो पैराग्राफ दे रखे हैं, उसमें से बस मेन इंपॉर्टेंट यही याद करने के लिए। ठीक है, स्केच याद कर लीजिएगा। दूसरा आता है प्लान। देखिए प्लान क्या होता है, एक सेकंड इसको मिटा दूँ, लिख लीजिएगा स्केच की डेफिनेशन। प्लान क्या होता है, अब प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल। एक स्मॉल एरिया की ड्राइंग बहुत ही बड़े स्केल पे, बड़ा स्केल, लार्ज स्केल मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। ये हो गया आपका लार्ज स्केल। स्मॉल स्केल क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर। स्मॉल स्केल में हम लार्ज डिस्टेंस को छोटा बना रहे हैं। ठीक है, ये लार्ज डिस्टेंस है, इसको हमने छोटा बना दिया। ठीक है, और ये ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस था नहीं, इसको हमने छोटा बना दिया, तो स्मॉल स्केल ही बोलते हैं। लार्ज स्केल मतलब इसे स्मॉल स्केल बोलते हैं। ठीक है, इसे लार्ज स्केल बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादा बड़ा, ये ज़्यादा छोटा था नहीं, तो इसे हमने ज़्यादा छोटा नहीं करा, इसे थोड़ा बड़ा ही रखा। ये बहुत बड़ा था, इसको हमने बहुत छोटा कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा स्मॉल स्केल। ओके, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, क्लियर। चलिए इसको मिटा देता हूँ, एक सेकेंड। प्लान इज़ अ ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन लार्ज स्केल। अब आप बोलेंगे कि ठीक है, प्लान अगर ड्राइंग होती है किसी स्मॉल एरिया की लार्ज स्केल में, तो इसके और लार्ज स्केल के बीच में डिफरेंस क्या हुआ। देखिए प्लान में ना कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि लेंथ, ठीक है, ब्रेड्थ और हाइट, ये सब चीज़ें। लेंथ तो आपकी लंबाई होती है, ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, कि कितनी हाइट है,
बेसिकली जैसे रूम का भी तो प्लान होता है, ठीक है। रूम का हम मैप थोड़ी बनाएंगे, मैप बनाएंगे तो उसमें कोई हम वो तो थोड़ी डालेंगे, क्या बोलते हैं, स्केल थोड़ी लगेगा, लग भी जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ का स्केल लगेगा, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के लिए हम उसमें स्केल का यूज़ कर देंगे कि मैप में दिखाई गई जो हाइट है वो ग्राउंड पे एक्चुअल में इतनी हाइट है, ठीक है। सो ये होता है आपका प्लान, सिंबल और प्लान यहीं पे ख़त्म, चैप्टर आपका ख़त्म। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हेल्प करिए, मेरी नया चैनल है, ठीक है, सब्सक्राइब करिए, आपकी मदद करेंगे हम। बहुत जल्दी वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, छोटी वीडियोज़ ला रहा हूँ, नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, सबसे बड़ी बात बहुत सिंपल नोट्स, ठीक है, और सब आप ही की बुक से है सारा कुछ, कोई मैं बाहर से कोई मैं अनाप शनाप बातें नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोनों चैप्टर। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आ जाइए कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई करूँगा। नोट्स चाहिए वो भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपको दे दूँगा, डिस्क्लेमर या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो चलिए टाटा बाय बाय, स्टे सेफ़।